सीटों को लेकर पेच फंस रहा था गठबंधन के साथियों में, तब उन्होंने वहां पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, अपनी कुशलता का परिचय दिया। बाद में सहयोगी दलों को झुकना पड़ा और उन्हीं की रणनीति का एक नतीजा था कि बिहार में आरजेडी के बाद जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो जो मैं कह रहा था ना कि गठबंधन में कैसे आपको सबको साथ लेना है, साथियों पर कंट्रोल कैसे करना है, तो वो कंट्रोलिंग पावर है देवेंद्र फडणवीस में, जो उन्होंने बार बार साबित किया। तो इसीलिए केंद्रीय हाईकमान का जो भरोसा है वो देवेंद्र फडणवीस पर रहता है और इसी भरोसे पर वो खरा उतरे हैं और उसका इनाम उन्हें बहुत जल्दी मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की तरफ भी रास्ता जाता हुआ नजर आ रहा है। भविष्य उज्जवल निश्चित तौर पर होगा देवेंद्र फडणवीस का, और एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं, आरएसएस का बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब अगर बात आरएसएस की यहाँ पर भुवन जी कर लें, तो आरएसएस ने जिस तरीके से काम किया 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, उनकी भी भूमिकाओं को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं जो उनके कार्यकर्ताओं ने काम किया। बिल्कुल नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि आरएसएस एक साइलेंट फैक्टर रहती है हमेशा। आरएसएस अपना काम अनवरत, ये जो अविरत शब्द इस्तेमाल किया था, आरएसएस अपना काम इसी तरह से करती है। उसको किसी चुनाव का इंतजार नहीं रहता है, क्योंकि वो सामाजिक और सांस्कृतिक एक संगठन है। उसका वो सीधे तौर पर राजनीतिक संगठन नहीं है जो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहे। हाँ, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है क्योंकि बीजेपी से एसोसिएटेड है, और आरएसएस का महाराष्ट्र में, मुंबई में, इन चुनाव में भी, नागपुर आप ले लीजिए, आरएसएस का गढ़ है। नागपुर में देखिए क्या परफॉर्मेंस रहा। तो आरएसएस अपना काम बखूबी करती है, जमीनी स्तर पर करती है, और उसका काम मुझे वोट दो कहना नहीं है, उसका काम जनसंपर्क साधना है, लोगों तक अपनी पहुंच बनाना। हरियाणा चुनाव में किस तरीके से आरएसएस ने काम किया, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरीके से आरएसएस ने काम किया, अभी पश्चिम बंगाल में आरएसएस एक्टिव है, बीएमसी में भी उनकी तमाम शाखाएं लगी, और इस दौरान भी आरएसएस काफी एक्टिव रहा। तो वही आप कह रहे हैं कि बहुत साइलेंट तरीके से आरएसएस लगातार काम करता रहा है, और उसका परिणाम बीजेपी को मिला है, और आज से नहीं लंबे वक्त से तो आरएसएस भी एक बड़ा फैक्टर रहा। नागपुर जो कि कांग्रेस का भी वहां कभी कभार जीतती रही है, लेकिन वहां पर भी एकदम पूरी तरीके से अपनी कमाल हो गया। तो आरएसएस का भी एक बड़ा फैक्टर रहा। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, मोदी शाह, इन सब का एक बड़ा फैक्टर रहा, और इसीलिए इतनी बड़ी जीत दिख रही है। बाकी कुछ बयान है शिवसेना की तरफ से है, कुछ बीजेपी की तरफ से, वो बयान सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये नतीजे जो एग्जिट पोल्स में सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी जब आप देखेंगे निकाल 2 घंटे के अंदर आपको पता चलेगा कि पिक्चर अभी बाकी है, और पिक्चर में महायुति का विजय, जहां 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, वहां हार जीत का जो निर्णय है वो जनता ने तय किया है हमारे प्रगति के आधार पे, और हमारे लोकप्रिय नेता एकनाथ जी शिंदे ने जो काम किया है प्रोग्रेस को लेके महाराष्ट्र में और मुंबई में, वो ही देखने मिल रहा है। उद्धव ठाकरे जी को अपना स्क्रिप्ट राइटर बदलना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में वो यही बोलते रहते हैं कि देखिए इंक, देखिए ईवीएम्स, देखिए इलेक्शन कमीशन, देखिए नोटों का दुरुपयोग। अरे कोई और बहाना निकालिए। ये समझ लीजिए कि हार जीत प्रजातंत्र में जनता तय करती है, और जो जीता वही सिकंदर। और शायद ये संदेश है कि जो लोग ऑन ग्राउंड काम करते हैं तो उनको मौका मिलता है, जो लोग घर से काम करते हैं उनको स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम का संदेश जनता ने दिया है। तो मेरे पास डिटेल्स थे, वो ये डिटेल्स थे जहाँ मैं हर बार वोट करती हूँ कि जिस एरिया में वोट करती हूँ, जिस जगह वोट करती हूँ, वहाँ पे पहुँचने पर पता चला कि मेरा नाम वहाँ के इलेक्टोरल रोल्स में है ही नहीं। फिर दूसरी जगह मुझे भेजा गया जहाँ पे मैं आई हूँ और अपना वोट दिया है। मैं सभी मुंबईकर वासियों से कहूँगी, आकर भारी संख्या में वोट करिए, अपना मतदान दीजिए, और जाने से पहले चेक कर लीजिए कौन सा बूथ है और कौन से एरिया में आपका वोट का एरिया पड़ा है। तो जैसे मैंने असुविधा हमारे साथ हुई, वो बाकी सारे मुंबईकरों को नहीं होनी चाहिए। और बस यही कहूंगी कि समय आ गया है, समय की मांग है कि ऐसे पार्टी को वोट करिए जिसपे आपका इतने सालों का भरोसा रहा है, भरोसेमंद पार्टी रही है। 24 घंटे 7 दिन शिवसेना आपके घरों तक पहुंची है। आपकी किसी भी तरीके की मदद चाहिए हो, सेवा चाहिए हो, सेवा भाव से काम किया है। उनको आकर भारी संख्या में विजयी बनाएं, और फिर से बीएमसी की जिम्मेदारी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी को दें। सोलापुर महानगर पालिका और महाराष्ट्र में महानगर पालिका के लिए वोट कर रहे हैं। ये वोट विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। कांग्रेस लड़ रही है सिर्फ विकासों के और तत्वों के ऊपर,
और बीजेपी जिस तरह से राजनीति कर रही है, किसी का खून कर रही है, पैसा बांट रही है, उनके खुद स्वयं मंत्री पैसा यहाँ पे बांट रहे हैं, ऐसा हमें रिपोर्ट मिला। उनके स्वयं मंत्री अभी आप ही के एक इससे पता चला कि उनके मंत्री 10 बजे के बाद आचार संहिता भंग होता है, लेकिन वो जगह जगह घूम रहे हैं। मेरे ख्याल से सत्ता पहली बार देख रहे हैं तो उसका एक अहंकार जो है सत्ता का वो उनके पास आ गया है और इसका अब्यूज मिसयूज ये लोग कर रहे हैं लोगों की दिशा भूल करने के लिए। लेकिन हमारे लोग बहुत होशियार हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस टाइम लोग बहुत ही थक गए हैं बीजेपी के सब कारनामों से और लोगों के मन में गुस्सा है क्योंकि विकास तो हो नहीं रहा है, सिर्फ पैसे बांटे जा रहे हैं, लोगों के खून किए जा रहे हैं, लोगों को धमकी दी जा रही है। तो अभी इनका दूध का दूध पानी का पानी हो गया और कल आप नतीजे देखेंगे। मैडम, कल आपके ही कार्यकर्ताओं को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, मैं कह रही हूँ कि पुलिस जो है उन्होंने अनबायस तरीके से काम करना चाहिए। मुझे रिपोर्ट्स आए कि पालक मंत्री, हमारे गार्डियन मिनिस्टर भी वो कर रहे थे। तो अगर अरेस्ट ये बंद होना चाहिए, ये टोटली बंद होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो दूसरी कोई पार्टी हो, ये बंद होना चाहिए। लेकिन पुलिस ने अनबायसली उनको फेवर करके हमारे लोगों को सिर्फ अरेस्ट अगर करे तो मैं चैलेंज करती हूँ, अगर ऐसा हो रहा है तो आप पालक मंत्री को अरेस्ट करेंगे क्या? तो आप सुन रहे थे ये तमाम बीजेपी और शिवसेना और बाकी पार्टियों की नेताओं को, और सबकी अपनी अपनी राय रही, लेकिन हम चर्चा आरएसएस पे कर रहे थे। एक सवाल मोहन जी, अगर आरएसएस पर और हो तो बिना आरएसएस के ये मान लिया जाए, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी निश्चित तौर पर, लेकिन आरएसएस की जरूरत उनको है अगर संगठन मजबूत करके चलना है तो, क्योंकि तमाम बड़े नेता आरएसएस से आए जो बाद में बीजेपी में रहे, तमाम बड़े ऐसे चेहरे रहे। मोहन जी, क्या आरएसएस की जरूरत ऐसे ही बीजेपी को अगर रही और आरएसएस ऐसे ही सपोर्ट करता रहा तो बहुत मुश्किल होगा विपक्षियों को बीजेपी को हरा पाना? बिल्कुल, ये एडवांटेज तो बीजेपी के साथ है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम इससे पहले ये बात कर रहे थे कि आरएसएस जो फैक्टर ना सिर्फ चुनाव में बीजेपी के काम आता है, बल्कि बीजेपी के लिए नेताओं की पौध तैयार करने का काम भी आरएसएस करता है। वो जो संस्कार हैं, राष्ट्रवाद की जो बात है, और क्या एक नेता का ध्येय होना चाहिए देश हित में काम करने का, वो बीज अंकुरित वहीं से होता है। आप प्रधानमंत्री को ले लीजिए, आप हम देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे हैं, उनका भी ताल्लुक संघ से है। तो जितने भी नेता हुए बड़े, उनका कहीं ना कहीं संघ से जुड़ाव रहा है, उनका बैकग्राउंड संघ से जुड़ा रहा है। तो संघ को तो आप किसी भी कीमत पर उसके अस्तित्व को, उसके शामिल होने को इनकार ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसका एडवांटेज है, और ये विरोधियों के पास, विपक्ष के पास, मौजूदा वक्त में जो विपक्ष है उसके पास ये नहीं है। कांग्रेस के पास अपना सेवा दल जरूर है, लेकिन वो सेवा दल किस रूप में, कहाँ है और कितना एक्टिव है, उस पर बहस हो सकती है, उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आरएसएस जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो बैकएंड में बीजेपी, जिस तरह का बीजेपी को सपोर्ट मिलता है, वैसा किसी दल के पास नहीं है, और वो एक बड़ा वो है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस इस जीत के हीरो बने, इस जीत के नायक बने, ये बात एक बार फिर साबित हो गई है। और जो जेस्चर इस वक्त कार्यकर्ताओं ने दिखाया वहां बीजेपी कार्यालय में मुंबई में, वो ये बताने के लिए काफी है कि उनका ये सिर्फ बीएमसी में बीजेपी का दबदबा नहीं है, यहां पर देवेंद्र फडणवीस का कद भी बढ़ा है जी, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल, और देवेंद्र फडणवीस का कद ऐसा बढ़ा कि मुख्यमंत्री की तारीफ गृह मंत्री अमित शाह भी कर रहे हैं और तमाम बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता कर रहे हैं कि ये जीत एक बड़ी जीत रही है, और ऐसे में आरएसएस की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, जिस पर हमने चर्चा की। अब आपको हम बता दें कि